भाई 2026 की बात करते हैं और कौन कौन से गाड़ियाँ लॉन्च हो रही है, कौन कौन से ब्रांड्स क्या क्या प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, थोड़ा बताओ। पहले बात करते हैं हम किसकी, हिंडई की एक आयोनिक कार करके काफ़ी अच्छी गाड़ी है, बट काफ़ी हाई बजट की है, तो वो लॉन्च होने वाली है। उसका बजट ठीक ठाक रहेगा 40 के अराउंड। आपकी टाटा में आने वाली है हाई राइडर, और टाटा में आने वाली है अर्बन क्रूज़ ईवी, हाई राइडर 7 सीटर। आपकी जो लोग बहुत पसंद करते हैं लैंड क्रूज़र FG प्राडो, वो भी लॉन्च होने वाली है इंडिया में, ठीक प्राडो है, वापस आ रही है अगले साल। और अगर मैं बात करूं MG में, तो MG लॉन्च करेगी, जो उन्होंने अब शायद कर भी दी, MG हेक्टर का फेसलिफ्ट लॉन्च किया है, प्लस आएगा। और MG की 2-3 इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, बट वो काफ़ी हाई बजट की है, अप्रॉक्स मोर देन 40 लाख से। एक आ रही है MG की मैजेस्टर करके एक गाड़ी है, जैसे हमारी ये थी अभी ग्लॉस्टर थी, शायद ग्लॉस्टर को ये डिसकंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद एक 7 सीटर उसी की तरीके की गाड़ी ला रहे हैं, मैजेस्टिक। ग्लॉस्टर तो लेकिन भाई सक्सेसफुली चली है, अच्छी खासी लोगों ने ग्लॉस्टर पसंद चली करी है, ग्लॉस्टर ने अच्छा बिजनेस किया है। आई थिंक कुछ कंपनी की टेक्नोलॉजी, कंपनी की जो होगी स्ट्रेटजी अलग होगी। एमजी की भाई साइबरस्टर भी काफी चर्चे में आ रही है। साइबस्टर आ रही है, बहुत आ रही है। साइबस्टर बहुत बढ़िया गाड़ी है। आई थिंक कन्वर्टेबल कार्स में इस बजट में इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं निकालना मुश्किल है। उससे Z4 का कंपैरिजन हो रहा है उससे, और Z4 बहुत पुराना बट मार्केट। कंपैरिजन का लॉजिक नहीं है इसमें, क्योंकि Z4 एक कंप्लीटली अलग ही स्पोर्ट्स कार और वो वाली फील है, और वो मतलब है ईवी, तो बैटरी मतलब वो वाली फील है ही नहीं उसमें। लोग कहीं कंपेयर से पता है तब देखें। भी करने लग जाते हैं, क्योंकि डिजाइन थोड़ा सिमिलर है उनका। डिज़ाइन सिमिलर है, बट जैसे आपने कहा कि वो Z4 एक बहुत हैवी मशीन है, तो उससे उसका कंपैरिजन करना गलत है। बट ठीक है, डिज़ाइन के हिसाब से लोग करते हैं। और अब शायद कन्वर्टेबल कार भी लोगों के बजट में आ रही है, वरना कन्वर्टेबल कार लोगों के बजट में नहीं आ पाती थी। आई थिंक 75 उनकी, शायद में 75-76 की उनकी शायद Correct. कॉस्ट रहती है, शायद 80 के 80 आसपास के on road। 75 शायद ऑन रोड प्राइस है, वो वाला प्राइस है उनका एक शोरूम का। कन्वर्टेबल जो अभी तक लोग ले रहे हैं वो प्री ओन्ड सेकंड हैंड ही खरीद रहे हैं। अब से आगे आगे आप कह रहे हो कि बजट में बजट बन जाएगा लोगों का, MG के चक्कर में बजट बन सकता है। और आपका अच्छी गाड़ी भी ये आपकी होने वाली है। और बट इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, एक मैं बात बताता हूँ आपको शुभम भाई भी। किया, मैं चेक कर रहा था कि किया अगले साल क्या लॉन्च करने वाला है। सेल्टोस लॉन्च कर दिया 2026 की, सिर्फ साइरोस लॉन्च कर रहा है, वो भी ईवी में, बस 2 गाड़ियाँ। सिर्फ 2 गाड़ियाँ। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। या तो वो करेंगे, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, अगर नहीं करा तो भाई आप कर दो, बट अब तक सिर्फ इन्फॉर्मेशन ये है कि सिर्फ साइरोस जो आपकी है ईवी में आ रही है, और किया सेल्टोस फेसलिफ्ट आ रही है। और एक चीज़ और आ रही है टाटा की, जो हम भूल गए, सियरा की जिसके बारे में बात कर रहे हैं। सियरा भाई 3 महीने और रुकोगे तो सियरा ईवी में आ रही है। अच्छा, ओके। 15 लाख से स्टार्टिंग है। हाँ, 15 लाख से स्टार्टिंग है, मज़ेदार होगी भाई 15-20 लाख आप ईवी में डाल रहे हो क्योंकि अभी ईवी एक्सपेरिमेंटल है इंडिया में, बिल्कुल समझ है। में आता है, लेकिन 50-60 लाख आपको लगता है वर्थ इट है ईवी में डालना? शायद नहीं, शायद नहीं। अगर आप 50-60 लाख खर्च करते हो तो आपके पास मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सबसे पहले तो अगर आपको चाहिए तो आपके पास फॉर्च्यूनर आ जाती है, आपको चाहिए तो आपके पास मेरे ख्याल से BM में अच्छी गाड़ी आ जाती है, आप BM में X3 ले सकते हो। और अगर आपको लेना है मतलब थोड़ा सा बजट हाई करके, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। आपको ऑडी में भी SUV के काफ़ी ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें आप अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा दे रहे हो, जितना आपको फॉर्च्यूनर भी ले रहे हो तो उतना तेल वगैरह भी नहीं डलना इंसान का, अगर रनिंग कम है तो। इतना नहीं डल सकता, बिल्कुल नहीं डलेगा। लोग कहते हैं ना एवरेज अच्छी है, ये अच्छी है, फ्यूचर नहीं, इतना नहीं, आप कवर नहीं कर पाओगे। आप पूरे दिन तो नहीं, गाड़ी कोई 24 घंटे तो पूरे दिन गाड़ी नहीं चला सकता। तो ये चीज़ सही है कि अगर आप 60 लाख रुपए डाल रहे हो तो एक बार सोच सकते हो कि वर्थ भी है कि नहीं, क्योंकि उसमें मल्टीपल ऑप्शंस अभी इंडिया में अवेलेबल है। भाई 50-60 लाख में टेस्ला का जो मॉडल है, जो टेस्ला वाई, जो भी इंडिया में अभी लॉन्च लॉन्च किया है इन्होंने, हाँ। तो वो तो अभी हो चुका है। अभी अब अगले साल टेस्ला कौन सा मॉडल लेके आ रही है, उसका प्राइस क्या रहेगा और वो कितनी बढ़िया रहेगी? उनके शायद अभी वाई जो है उसका शायद 58 लाख से 73 लाख का टॉप मॉडल है इनका। अगले साल आ रहा है इनका मॉडल 3, जो थोड़ा बहुत आपका वाई की तरह होगा। उसके बाद आ रहा है आपका मॉडल X, और मॉडल X जो इनका, वो सबसे महंगी गाड़ी होने वाली है, जो होगी 2 करोड़ की। 2 करोड़ की गाड़ी टेस्ला की, मॉडल X। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर शायद, अभी ये लॉन्च कर देंगे अगस्त में। ये इंडिया में इतनी महंगी है इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से, या फिर ये जनरली वहाँ भी महंगी है? इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगती है इंडिया में। अगर जैसे मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया।
आपको पता है फॉर्च्यूनर खरीदते हो, शायद भाई के पास फॉर्च्यूनर है, तीनों के पास फॉर्च्यूनर है। तो ये बहुत अच्छा, मैं आपको एक बताता हूँ, आप अगर आज की तारीख में 52 लाख की फॉर्च्यूनर खरीद रहे हो तो उसमें से आप 25 लाख टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट। सही बात है, हाँ। वो कहते हैं कि आप फॉर्च्यूनर लेके दिखाओ, गवर्नमेंट कहती है, चैलेंज करती है, आप फॉर्च्यूनर लेके दिखाओ, हम इतना महंगा कर देंगे। उसके बाद भी जो लोग फॉर्च्यूनर लेते हैं ना, इसलिए उनकी इज्जत होती है। इसलिए उनकी इज्जत हर होती गाड़ी है। में 100% ड्यूटी तो है ही, वो तो कोई भी गाड़ी है। बट फॉर्च्यूनर में इन्होंने जिस तरीके से सैस और ये सैस का परसेंटेज जो ऊपर कर दिया इन्होंने अभी जो हुआ है, बट बहुत ज़्यादा टैक्स है, बहुत ज़्यादा टैक्स। शायद मेरे ख्याल से वो इतना टैक्स है, शायद उसी चक्कर में उस गाड़ी का उतना टोरा भी है। बट टोरा वैसे उसके मॉडल, उसकी शेप और उसकी जो है ना उसका चलाने का तरीका, उससे है वो टोरा देखा जाए तो। उससे भी है। और ये भी तो भाई 2026 में बहुत मतलब चेंज कर रहे हैं नहीं आ रहा है, फॉर्च्यूनर का आ रहा है, वो भी तो बढ़िया आ रही है। इसे क्या हम कहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर इज कमिंग, अगली बहुत अच्छी आ रही है। तो वो हाइब्रिड आ रही है शायद नहीं, शायद मेरे ख्याल से अभी, शायद मेरे ख्याल से वो हाइब्रिड ना आए 2026 में मेरे ख्याल से। बट देखते हैं कंपनी क्या निकालती है, उसके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अभी कुछ नहीं है। फॉर्च्यूनर को कंपेयर किया जाता है हमेशा से एंडेवर से, तो आपको कौन सी बेहतर लगती है? मैं जब लास्ट पॉडकास्ट में आया था, पता है मैंने एंडेवर बोला था, बट आज मैं फॉर्च्यूनर बोलूँगा। क्यों? क्योंकि फॉर्च्यूनर आज भी उसी तरीके से मार्केट में टिकी हुई है, अपनी रिस्पेक्ट बना के, और न्यू जनरेशन लॉन्च कर रही है। मतलब एक रिलायबल कार है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, और अगर आप उसे बेचने जाते हो तो उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेरेटिव टू एंडेवर। और इनकी रनिंग भी बढ़िया रहती है कि 7-8 लाख किलोमीटर भी चला लो तो भी कुछ नहीं बिगड़ता। अब देखो इंडिया का अगर हर मंत्री फॉर्च्यूनर में चल रहा है तो कुछ बात तो है, कुछ बात तो है, बहुत बात है, कुछ नहीं, बहुत बात है, बहुत बात है गाड़ी में रुतबा है, तो हमेशा एंडेवर के ऊपर अब मैं फॉर्च्यूनर को ही रखूंगा। फीचर्स तो भाई किया भी देती है। तो मैं किया को फॉर्च्यूनर से ऊपर नहीं बोलने लग जाऊंगा। सही बात है भाई। महिंद्रा क्या लेकर आ रहा है? महिंद्रा ने ईवी में और अपनी जनरली मार्केटिंग करके और गाड़ियों में एक रेवोल्यूशन सी ले आया है। वो भी फीचर्स लोड करके जब लाए थे गाड़ियां, अब थार भी उनकी अच्छी चल रही है। अब क्या नया आने वाला है अगले? महिंद्रा रॉक्स तो आ चुकी है, और आपकी BE6 भी आ चुकी है। BE6 ही दोबारा लॉन्च होगी मोस्ट प्रोबेबली अगले साल विद न्यू जनरेशन। और थार को अभी शायद ईवी में नहीं लाए, रॉक्स नहीं लाए, अगले साल लाने की सोच रहे हैं। और XUV वगैरह में कुछ अपग्रेड आना? सबसे बड़ी चीज़ कौन सी थी हमारी? 700 थी ना, XUV 700 बदल गई, वो 7XO कर दिया भाई साहब ने। अच्छा, वो सेम टेक्नोलॉजी पे सेम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने XUV 300 को चेंज करके 3XO करा था, वैसे ही वो चेंज कर रहे हैं हमारी 7XO को। थोड़ा बहुत चेंज है, स्क्रीन का साइज़ और बड़ा किया गया है, पैनोरामिक सनरूफ थोड़ी सी बड़ी है। बॉडी लाइन में आगे से देखोगे तो हेडलाइट बिल्कुल चेंज कर दी है, टेल लाइट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच करके अलग तरीके से, और जो पूरी बॉडी लाइन है उसे शार्प किया गया है। और पीछे वाले जो कंप्लेंट रहती है, जो लोग सबसे पीछे बैठते थे उनके लिए स्पेस, जो 6 और 7 जो हमारे पैसेंजर बैठते हैं उनके लिए स्पेस को बढ़ाया गया और ठीक ठाक बढ़ाया गया। बट अभी कहते हैं ना, अभी किसी शोरूम में वो आई नहीं है, तो उस तरीके से अभी उसको देखा नहीं गया। बट जो कंपनी प्रो बता रही है ये वो इन्फॉर्मेशन है बस, बट ठीक ठाक चीज़ें बढ़ाई गई हैं। बट इनकी कार्स में कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आती हैं कि भाई इंस्टाग्राम पे रील आती रहती है कुछ ना कुछ, कि कहीं गाड़ी रुक गई, कोई फीचर अटक गया या स्क्रीन अटक गई, कुछ ना कुछ होता रहता है। इतने क्यों आ रहे हैं इसमें? ये दो चीज़ें महिंद्रा को बहुत ज़्यादा हर्ट करी थी। एक उनके रॉक्स की जो हुआ था, ये कि जब उनका रिवर्स कैमरा लगाते हो, और ये मेरे भी फ्रेंड्स ने और हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि हमने जब रॉक्स का कैमरा आपकी रिवर्स गियर लगाई, कैमरा थोड़ा सा लैग करा। ये तो एक बहुत छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ, ये रॉक्स की बात बता रहा हूँ, जब लॉन्च हुई थी, ठीक है। अब शायद उन्होंने सॉफ्टवेयर का ग्लिच होगा, उन्होंने रेक्टिफाई कर लिया होगा। एक कार उनको बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसिज्म मिला था एक कार से, उनकी जो आई थी BE6। सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो यहीं से मिल गया कि जब उन्होंने अपनी कार को लॉन्च किया तो 6E नाम रखा गया। अब एक इंडिया में एक बहुत बड़ी एयरलाइंस है जो दावा करती है कि 6E उनका है, जो कि सही भी होगा, तो इसीलिए उनको अपना नाम ही चेंज करना पड़ा। ये जो आप BE6 जो गाड़ी देखते हो, इसका नाम पहले 6E था, तो इसका नाम चेंज करके BE6 रखा गया। और इस गाड़ी में बहुत कंप्लेंट्स देखने को मिली कि ये इधर रुक जाती है, उधर रुक जाती है, गर्म हो जाती है। इसकी मल्टीपल रील्स आई थी, तो इसका बहुत क्रिटिसिज्म मिला। मुझे लगता है जितना इस गाड़ी को प्रेज मिलना चाहिए था, उससे ज़्यादा इसको क्रिटिसिज्म मिल गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाड़ी स्पेशियस है, फ्यूचरिस्टिक कार है। अगर आप इसको रोड पे भी इसका रोड प्रेजेंस देखोगे ना, तो आप निकल के देखोगे यार ये कौन सी गाड़ी है। इट लुक्स डिफरेंट, रोड प्रेजेंस है, फ्यूचरिस्टिक है, बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, और इंटीरियर भी थोड़ा सा अलग है, और एक्सटीरियर तो काफ़ी ज़्यादा अलग है। इंटीरियर भी अच्छा है, इंटीरियर बुरा अच्छा नहीं है, अच्छा। तो जितना उसको प्रेज मिलना चाहिए था, मुझे लगता है दीपक भैया, उतना यार
क्रिटिसिज्म मिल गया अब, बट ये है कि आपको इंजन अच्छा बनाना पड़ेगा। इंजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाड़ी की, अगर आप वो भूल जाओगे तो फिर कस्टमर आपको नहीं छोड़ेंगे। भाई थोड़ी सी सेकंड हैंड कार्स की बात करते हैं। ये मार्केट अभी पिछले मतलब 2025 में बहुत ज़्यादा बूम कर रही थी, काफ़ी लोगों ने सेकंड हैंड अल्ट्रा लग्जरी गाड़ी लेना शुरू किया था। अब थोड़ा ना टाइम से ये समझ में आ गया कि यार ये गाड़ियाँ जितना एवरेज ये लोग बताते हैं उतनी नहीं मिलती हैं, जितना इनका प्राइस है उससे डबल पैसे लोग ले लेते हैं जो रीसेलर्स होते हैं। तो आपको क्या लगता है ये चीज़ अभी सही चल रहा है या फिर नहीं है, या एक्चुअली में इसकी रियल पिक्चर क्या चल रही है अभी सेकंड हैंड कार मार्केट? मुझे पता है क्या लगता है, पिछले 3 साल में जो इतना बूम आया है, आई थिंक इसके रिगार्डिंग प्री ओन्ड के रिगार्डिंग बहुत कंटेंट बनना स्टार्ट हुआ है। तो लोगों को क्या होता है, जो भी चीज़ नई आती है ना, लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार ये क्या है, कि कैसे 8 लाख की ऑडी मिल रही है, क्योंकि उस ऑडी की कीमत तो 50 लाख है, वो 8 लाख की कैसे मिल रही है, तो लोग ले के देखते हैं। नो डाउट ये गाड़ियाँ महंगी होती है, नई लेने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है, और कहीं कहीं डीलर्स भी ट्रिक करते हैं। डीलर्स जितनी चीज़ें बतानी चाहिए, कुछ कुछ डीलर्स नहीं बताते, ज़्यादातर बताते हैं बट कुछ कुछ नहीं बताते। हालांकि अब ये मार्केट भी सैचुरेट हो चुका है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगले आने वाले 5 साल में ये मार्केट एक 2 पैरेलल मार्केट आके खड़े हो जाएंगे, न्यू कार एंड यूज़ कार, और दोनों ही बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे। क्योंकि बहुत ऐसी गाड़ियां हैं, जैसे अब आपकी ईवी है, अभी ईवी प्री ओन्ड कार्स में इंट्रोड्यूस नहीं हुई हैं, अब आने वाले 1-2 साल में वो भी इंट्रोड्यूस होने लगेंगी। तो एक बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है यूज़ कार का भी। और दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि डीलर ट्रिक करते हैं, कोई कोई डीलर करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है और आप एक मैकेनिक लेके, या फिर आप इंस्पेक्शन पीडीआई कराते हो अपनी गाड़ी का, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कराते हो, तो आप सेकंड हैंड गाड़ी बिना किसी इशू के ले सकते हो, मुझे नहीं लगता। पर कुछ ऐसा भी होता है जब आप सेकंड हैंड कार पे लोन लेते हो तो महंगा इंटरेस्ट मिलता है आपको? ये थोड़ा सा आपने जो बताया पीयूष भैया, थोड़ा सा रहता है कि जब आप नॉर्मली अगर नई गाड़ी पे लेते हो तो आपको मिलता है कुछ 8.5 या 8.4 से 9 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब आप यूज़ कार लेते हो, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, 12.4 से तो स्टार्ट होता है, मतलब 12.5% से स्टार्ट होगा। और ऐसे नहीं कि भैया ये गाड़ी तो 3 दिन पुरानी है, इस पर नहीं, गाड़ी एक भी दिन पुरानी हो गई ना, जैसी सेकंड ओनर होगी, आपका लोन सीधा 12.5% से स्टार्ट होगा, और वो 15% तक भी जाता है। तो एक छोटी सी एडवाइस है कि अगर ले रहे हो पुरानी गाड़ी तो डाउन पेमेंट ज़्यादा कर दो, ताकि लोन की जो ईएमआई आपको जो इफेक्ट कर रही है वो इतना ज़्यादा इफेक्ट ना करे। बाकी बहुत लोगों को नहीं पता था कि इसकी जो ईएमआई, जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो अलग होता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।